हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विश्व इतिहास का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति के बारे में आज हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकी क्रांति के बारे में जानने से पहले कि ये क्रांति शुरू कैसे हुई। अर्थात कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो अमेरिकी क्रांति है उससे पहले अमेरिका की खोज कैसे होती है उसके बारे में देखें। सबसे पहले आते हैं हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या आते हैं हमारे, कौन आते हैं? कोलंबस। कौन आते हैं? कोलंबस। कोलंबस साहब क्या है, अमेरिका की खोज तो वो बाद में करेंगे। पहले वो क्या भारत की खोज करने के लिए निकले थे। कौन थे? जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये इटली के नागरिक थे। कहाँ के? इटली के नागरिक थे। और ये भारत की खोज करने के लिए निकले थे। कहाँ की? भारत की खोज करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो गलती से क्या रास्ता भूल जाते हैं। क्या होता है उनसे? एक गलती होती है और गलती की वजह से क्या होते हैं, वो रास्ता भूल जाते हैं। और रास्ता भूलने की वजह से क्या है, वो अमेरिका की तरफ निकल जाते हैं। अब अमेरिका की जो तट है उस पर वो कब? 12 अक्टूबर। कब? 12 अक्टूबर 1492। तो 12 अक्टूबर 1492 को क्या है, वो अमेरिकी तट पर जाते हैं और फिर क्या है कि वहाँ उसकी अमेरिका की खोज कर लेते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका की खोज का दिवस भी किसको माना जाता है? 12 अक्टूबर को माना जाता है। तो और ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये इटली के नागरिक थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो आप ये याद रखेंगे। फिर हम सबसे पहले बड़ी बात ये भी देखते हैं कि जो भी जैसे हमारे वास्को डी गामा थी, उन्होंने भारत की खोज की। भारत की खोज तो क्या करेंगे, लेकिन भारत तक जाने वाले रास्ते की खोज की थी। और जब जैसे हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने अमेरिका के रास्ते की खोज की। तो इस तरह उन्होंने सभी चीज ने बहुत सारी खोजें की। अब ये इतनी बड़ी बड़ी खोजें करते ही क्यों थे? क्या थे? इतनी बड़ी बड़ी खोजें करते ही क्यों थे, इसके बारे में जानकारी लें। तो इसके लिए एक रीजन आता है जिसे 3G का कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? 3G का कॉन्सेप्ट कहते हैं उसे। 3G का कॉन्सेप्ट कहते हैं। 3G की बात करें तो इसमें पहले जी का मतलब होता है गोल्ड। क्या होता है कि हमारे जो इंग्लैंड है या यूरोप है, उस समय क्या था कि गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। गोल्ड को तवज्जो भी बहुत ज़्यादा दी जाती थी, गोल्ड के सिक्के और ये। तो जो नाविक थे उनको क्या है, पैसे दिए जाते थे ताकि वो ऐसे एरिया की खोज करें जहाँ पे गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता था। तो नाविक भी क्या थे, नए नए देशों की खोज करने में लगे हुए थे। दूसरा रीजन था हमारा गॉड। क्या था? गॉड। तो फिर हमारे जो ईसाई मिशनरी थे, वो नए नए एरियो के अंदर अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या है, नाविकों के साथ जाते थे और नाविकों को काफ़ी सारा पैसा दिया जाता था ताकि वो ऐसे एरिया की खोज करें जहाँ अभी तक धर्म का विकास नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या, जो हमारे ईसाई मिशनरी थे, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो वहाँ पे जाते थे। तीसरा आता था हमारा ग्लोरी। कौन सा? ग्लोरी। ग्लोरी की बात करें तो सबसे बड़ी प्रसिद्धि की बात भी ये होती थी कि जैसे कोई देश, जैसे यूरोप का कोई देश है, उसके पास जितने ज़्यादा उपनिवेश होंगे तो उसकी उसको उतना ही महान राजा माना जाता था। अर्थात जिसका जितना बड़ा साम्राज्य होगा उसे उतना ही महान राजा माना जाता था। तो इसलिए सभी राजा चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा ज़्यादा देश हो। इसलिए वो नाविकों को पैसा दिया करते थे ताकि वो नए नए देशों की खोज करें ताकि उनका साम्राज्य विस्तार हो सके। तो इसी क्रम में क्या है, जो हमारे इटली के नागरिक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, तो वो 12 अक्टूबर 1492 को भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन गलती से वो अमेरिका चले जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि जैसे हमारे फ्रांस के लोग थे वो धीरे धीरे कनाडा में बसना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे स्पेन के लोग हैं वो मैक्सिको की तरफ बसने शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हमारे इंग्लैंड के लोग हैं तो इंग्लैंड के लोग क्या है, अमेरिका की तरफ बसना शुरू कर देते हैं। तो बसने की शुरुआत की बात करें तो 1607 में अमेरिका में अंग्रेजों ने जेम्स टाउन नाम की पहली बस्ती की स्थापना की। ये बढ़ती नहीं है, बस्ती है। क्या पहली बस्ती की स्थापना करते हैं कौन? पहली बस्ती की स्थापना करते हैं कौन? ये हमारे जेम्स टाउन नाम की। तो अमेरिका में क्या है, अधिकांशतः क्या है, अमेरिका में अधिकांशतः कौन थे? अंग्रेजी आके बसे थे शुरुआत में कौन बसते हैं? अंग्रेजी आके बसते हैं। शुरू की बात करें तो आरंभ में जो प्यूरिटन्स हैं, कौन? जो प्यूरिटन्स है, तो आपको ये तो पता होगा कि प्यूरिटन्स क्या होते हैं। हमारे जो किस ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में दो शाखाएं हुआ करती है। एक तो हमारी होती है कैथोलिक। कौन सी? एक तो होती है हमारी कैथोलिक,
एक होती है हमारी प्रोटेस्टेंट। क्या? प्रोटेस्टेंट। ये ठीक से लिखा नहीं गया लेकिन आप समझ सकते हैं। एक तुम्हारी कैथोलिक शाखा हुआ करती थी और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक तो क्या होते थे, जो कट्टर ईसाई को मानने वाले होते थे, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कैथोलिक कहलाते थे। और जो कठोर ईसाई धर्म को का प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करने वाले होते थे, उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। और जो प्रोटेस्टेंट हमारे इंग्लैंड में रहते थे, क्या जो प्रोटेस्टेंट हमारे इंग्लैंड में रहते थे, उनको हम क्या कहते थे? प्यूरिटन्स कहा कहते थे। क्या कहते थे उनको? प्यूरिटन्स कहते थे। अब इंग्लैंड के अंदर जो प्यूरिटन्स रहते थे, उनको क्या है, तंग किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो संख्या बल में भी कम हुआ करते थे। ईसाई धर्म का जो विरोध भी किया करते थे, उसमें कमी निकाला करते थे। लोग क्या थे, जो कट्टर कैथोलिक थे, वो इसका विरोध किया करते थे। तो उनका उत्पीड़न हो रहा था वहाँ पे। तो इसलिए प्यूरिटन्स ने सोचा क्यों ना हम इंग्लैंड को छोड़ दें, अंग्रेज़ों को छोड़ दें, और क्या है, एक नई जगह जाते हैं और नई जगह जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि यहाँ के लोग तो समझेंगे नहीं, वहाँ के लोग तो समझेंगे। तो वो क्या थे, इंग्लैंड में होने वाली जो धार्मिक उत्पीड़न है, इससे तंग आकर अमेरिका में जाकर बसने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बात करें कि अमेरिका में जाने में वाले सबसे पहले कौन लोग थे, तो ये हमारे प्यूरिटन्स थे, जो अमेरिका में वो इंग्लैंड के अंदर धार्मिक उत्पीड़न से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बाद में क्या था, जितने भी अपराधी थे, क्या इंग्लैंड के अंदर जो अपराधी थे, जिनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती थी, तो वो सोचते थे कि उनको ऑप्शन दिया जाता था। क्या? उनको ऑप्शन दिया जाता था कि क्या यदि या तो वो इंग्लैंड में रह के उम्र कैद की सजा भुगते, या फिर जो दूसरे देश में, या फिर अमेरिका में जाकर मुक्त रहे। तो वो ये सुनते थे कि हम तो अमेरिका में जाकर ही मुक्त रहना पसंद करेंगे। तो उनको क्या है कि वे धीरे 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 करके अमेरिका स्थानांतरित किए जाने लगे, मतलब अमेरिका जाकर रहने लगे। तो वैसे भी कोई कौन नहीं चाहेगा कि दूसरी जगह जाकर, तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि जो अपराधी थे इंग्लैंड के, इंग्लैंड में जो इनको सज़ा मिलती थी, जैसे उम्र कैद की सज़ा मिलती है, फांसी की सज़ा मिलती है, तो उनको दो ऑप्शन दिए जाते थे, या तो उम्र कैद की सज़ा यहाँ इंग्लैंड में भुगते, या फिर अमेरिका जाए और अमेरिका जाकर मुक्त रहे। तो इंग्लैंड वाले भी सोचते थे जो अपराधी हैं उनको देश से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि इंग्लैंड क्या है, अपराधियों से मुक्त रहे। तो अपराधी भी ये सोचते थे कि इन यहाँ उम्र कैद की सज़ा भुगतेंगे, जेल में पड़े रहेंगे, तो किसी दूसरी जगह जाकर कम से कम स्वतंत्र तो रहेंगे। तो उनको अमेरिका भेज दिया जाता था। इस तरह से यूरोप के अन्य देशों के जो अपराधी थे, वो भी अमेरिका में ट्रांसफ़र किए जाने लग गए। अब ये तो आप समझते होंगे कि दुनिया में जो भी अपराधी होते हैं, वो सब ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और अपने काम में जो माहिर होते हैं, वही इंटेलिजेंट लोग क्या होते हैं, अपराधी बनते हैं। क्योंकि अपराध करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं, क्या अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं, या तो धार्मिक दृष्टि से उत्पीड़ित लोग थे, या धार्मिक दृष्टि से परेशान लोग थे, या फिर वो जो असंतुष्ट लोग थे, असंतुष्ट लोग ही क्या बनते, अपराधी बनते हैं। अब धीरे 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 करके इनकी संख्या बढ़ती जाती है, और धीरे 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 करते धीरे धीरे अमेरिका एक तरह का उपनिवेश बन जाता है। अब वहाँ से हमारी शुरुआत होती है क्रांति की। अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति की बात करें तो उस समय अमेरिका में 13 उपनिवेशों में बटा हुआ था। क्या? 13 कॉलोनीज थी, 13 छोटे छोटे देश थे। आज जिसको अमेरिका में 50 देश कहा जाता है। कितने? आप सोचेंगे 50 देश, अमेरिका तो एक ही देश है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 50 छोटे छोटे राज्य। कितने? 50 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर अमेरिका एक देश बना हुआ है। इसीलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, जिसमें 50 देश आपसी सहमति से आपस में जुड़ के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इस 50 में से केवल 13, कितने? केवल 13 उस समय थे। बाद में बने बाकी के 37 तो, लेकिन शुरू में 13 राज्य थे, तो या फिर 13 कॉलोनीज थी, उनके अंदर जो अमेरिका बटा हुआ था। जैसे मैप के अंदर इस चीज़ को आप देख सकते हैं आसानी से, ये मैप भी दिया हुआ है जिसमें 13 कॉलोनीज है। मैं बताऊंगा आपको, इनके अंदर बटा हुआ था। इन उपनिवेशों पर औपचारिक रूप से इंग्लैंड का नियंत्रण था। क्या है? वैसे नाम में देखें तो इंग्लैंड का क्या पूरी तरह नियंत्रण था, कि ये कहा जाता था कि ये 13 कॉलोनीज किसकी थी? इंग्लैंड की। लेकिन इंग्लैंड का ये प्रभाव कैसा था? सैद्धांतिक मात्र था। क्यों? क्योंकि जैसे जो अपराधी थे, प्यूरिटन्स थे, यहाँ आके रहते थे, तो इंग्लैंड को कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता था कि ये यहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनका जीवन कैसा है, अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है। तो यहाँ सभी को पूरी तरह से छूट दी गई थी, जीवन जीने की पूरी तरह से छूट दी गई थी। और जो इंग्लैंड थे, तो इंग्लैंड के राजा थे,
तो उनका भी यहाँ पे कोई खास प्रभाव नहीं था। व्यवहार में ये लोग क्या राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता का उपयोग करते थे, उन पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, कोई टैक्स नहीं लगता था, किसी भी तरह का कोई कर नहीं लगाया जाता था, कोई नियम कानून नहीं थे, किसी भी तरह के सजा के प्रावधान तो थे लेकिन इतने कठोर या रिजिड नहीं हुआ करते थे। प्रत्येक उपनिवेश में एक प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, जैसे एक प्रत्येक हमारे राजस्थान के अंदर एक विधानसभा है और सभी राज्यों के अंदर एक एक विधानसभा होती है, उसी तरह वहाँ पे 13 राज्य थे तो 13 राज्यों की एक एक प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, जिसमें क्या प्रत्येक नगर से प्रत्येक नगर से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। क्या प्रत्येक नगर से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। उपनिवेश के सभी प्रशासनिक अधिकार इस प्रतिनिधि सभा के पास होते थे। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जितने भी नगर हुआ करते थे 13 कॉलोनीज में, उनके दो लोग उसके अंदर चुने जाते थे। उपनिवेश के सभी प्रशासनिक अधिकार इस प्रतिनिधि सभा के पास होते थे। अब बात करें कि हमारे कौन कौन से 13 स्टेट थे, तो 13 स्टेट्स की बात करें तो 13 स्टेट्स आपने वैसे कुछ के नाम तो सुने होंगे कि जैसे एक तो हमारे जैसे ये है जॉर्जिया, बाद में आपको याद आएगा जैसे हमारी पहली महाद्वीपीय कांग्रेस होती है तो उसमें जॉर्जिया ये वाला स्टेट है, ये भाग नहीं लेगा, आप इसे याद रखना कि कौन भाग नहीं लेता, जॉर्जिया भाग नहीं लेता। साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, रोड आइलैंड, कनिकट, तो इस तरह 13 कॉलोनीज हुआ करती थी। जो भी यह हमारे किनारे के हैं ये 13 कॉलोनीज हुआ करती थी उस समय, जो इंग्लैंड की है उनकी बात करें तो। अब आगे बात करें इसके, प्रत्येक उपनिवेश में क्या जितने 13 उपनिवेश थे तो प्रत्येक उपनिवेश में एक गवर्नर होता था जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि हुआ करता था। ब्रिटिश क्राउन मतलब इंग्लैंड का प्रतिनिधि प्रत्येक कॉलोनी में रहा करता था, लेकिन गवर्नर का हस्तक्षेप प्रशासनिक कार्यों में नगण्य हुआ करता था। अर्थात जो प्रशासनिक कार्य होते थे उनमें खास वो भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, उनको भी लगता था कि कम से कम ये है कि चोर उचक्के हैं, अपराधी हैं, इनको क्या कंट्रोल किया जाए, इनसे क्या मिलेगा किसी को। तो इस तरह से दोनों तरफ से छूट चल रही थी, वो भी अपने आप को स्वतंत्र मानते थे जो उपनिवेश के अंदर रहते थे। साथ ही साथ जो गवर्नर था वो भी सोचता था कि चलो ठीक है, करने दो, मौज कर रहे हैं तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। तो प्रशासनिक कार्यों में वो भी कोई खास हस्तक्षेप नहीं करता था। ब्रिटिश संसद उपनिवेशों के लिए अनेक कानून बनाती थी। ब्रिटिश संसद थी, इंग्लैंड की संसद, इन 13 कॉलोनीज के लिए बहुत सारे कानून बनाती थी, लेकिन इन कानूनों को कभी भी कठोरता से लागू नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि लागू करने वाले भी सीरियस नहीं थे, तो यहाँ के लोग भी ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं थे उन कानूनों के प्रति। वो सोचते थे कि चलो ठीक है, कागजों में कानून लग रहा है, वास्तविकता में नहीं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। उपनिवेशों की जनता कानूनों का उल्लंघन करने की लगभग आदी थी। क्या? जो उपनिवेशों की जनता थी वो कानूनों का उल्लंघन करने की आदी थी, और उल्लंघन करने के बाद उनको किसी प्रकार की कुछ सजा भी नहीं मिलती थी, अर्थात कानूनों में बहुत ज़्यादा शिथिलता थी। जैसे कि हमारे 1624 में तंबाकू के व्यापार के लिए ब्रिटिश जहाजों के प्रयोग को अनिवार्य किया गया था। क्या? 1624 में क्या किया गया कि तंबाकू का यदि 13 कॉलोनियाँ व्यापार करती है, किसी भी देश से खरीदती है, किसी भी देश को बेचती है, तो उसके लिए जहाज़ों का प्रयोग किया जाएगा, तो केवल ब्रिटिश जहाज़ों का ही प्रयोग किया जाएगा और किसी भी जहाज़ का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं तंबाकू के व्यापार के लिए ब्रिटिश जहाज़ों के प्रयोग को अनिवार्य किया गया था, लेकिन इसको कोई सीरियसली नहीं लेता था। 1651 में नेविगेशन एक्ट जहाजरानी कानून लागू किया गया। क्या? 1651 में क्या जहाजरानी कानून लागू किया गया, और उपनिवेशों के सभी प्रकार के व्यापार के लिए इंग्लैंड के जहाज को अनिवार्य कर दिया गया। तो पहले तो क्या था कि 1624 में केवल तंबाकू के व्यापार के लिए कही गई थी ये बात कि व्यापार के लिए इंग्लैंड के जो जहाज है उन्हीं का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बाद में 1651 में क्या 1651 में ये कह दिया गया कि इसको कहते हैं नेविगेशन एक्ट या जहाजरानी कानून। तो इसके लिए कहा गया कि 13 के 13 उपनिवेश यदि किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, क्या किसी भी प्रकार का व्यापार दूसरे देशों से करते हैं, तो उन व्यापारों के लिए क्या है ब्रिटिश जहाज़ों का ही उपयोग किया जाएगा। ये कानून कब है? 1651 में, लेकिन इसको भी कोई ज़्यादा खास सीरियसली फॉलो नहीं किया जाता था। 1673 में उपनिवेशों के आपसी व्यापार को विदेशी व्यापार का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि 13 की 13 कॉलोनीज आपस में भी व्यापार करती है तो उस पर जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है तो उस तरह का टैक्स लगेगा, और ये माना जाएगा यदि 13 कॉलोनीज आपस में भी व्यापार करती है तो उसको कैसा माना जाएगा? जैसे कोई विदेशी व्यापार हो रहा है, और इन पर आयात निर्यात कर लगाए जाएंगे।
क्या उन पर आयात और निर्यात कर लगाए जाएंगे। लेकिन जैसे ये सारे के सारे कानून क्या थे कि हमारे कागजों पर ही थे, इसलिए कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। 1732 में एक और पारित किया गया, और वो कौन सा एक्ट था कि जो फर की टोपियाँ हैं, फर की टोपियाँ बनाने और तांबा गलाने के जो उद्योग थे उन पर एकाधिकार स्थापित किया गया। क्या उन तांबा गलाने के उद्योग पर एकाधिकार स्थापित किया गया। ये कहा गया कि ये केवल केवल इंग्लैंड के जो लोग हैं वही करेंगे, इसके अलावा कोई भी लोग नहीं करेंगे। कौन सा? फर की टोपियाँ बनाना और तांबा गलाने के उद्योग, तो उन पर एकाधिकार स्थापित किया गया। 1750 में आते आते लोहे उद्योग पर भी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो इस तरह के ये कुछ कानून है जो क्या है बनाए तो गए थे इंग्लैंड के द्वारा, और वो सोचते थे कि जो अमेरिका के लोग हैं उन पे इसको लागू करें, लेकिन वो लागू नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि केवल कागजों तक ही सीमित थे, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासक थे या गवर्नर थे वो भी इनको लागू करने के प्रति कोई सीरियस नहीं थे, तो इसलिए लोग भी कोई उनको मानने के लिए सीरियस नहीं थे। इस तरह हम देखते हैं आ जाता का 1750। तो इस तरह हम देखते हैं 1750 तक उपनिवेशों की जो आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड की संसद ने अनेक कानून पारित किए थे। उन्होंने की बहुत सारे कानून पारित कर करके यहाँ भेजते थे, लेकिन उपनिवेश वासियों ने इनका विरोध नहीं किया। अब आप सब सोचेंगे कि इतने सारे कानून किए बनाए गए, लेकिन फिर भी विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों? क्योंकि वो इतनी क्या कहते हैं उसकी कठोरता के साथ इनको लागू नहीं किया जाता था, तो इस वजह से लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि ये कानून औपचारिकता मात्र हुआ करते थे और इनको कठोरता के साथ लागू नहीं किया जाता था, इसलिए इनको इतना सीरियसली नहीं लिया गया था। अब आता हमारा 1750 के बाद एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए। कई बार मेंस की परीक्षा में भी आ जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 1756 से लेकर 1763 तक का युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध होता है। बात करें फ्रांस और इंग्लैंड, क्या फ्रांस और इंग्लैंड इनके बीच में कनाडा के पर अधिकार को लेके, क्या कनाडा पे अधिकार की कनाडा पे किसका अधिकार होगा, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, इस उद्देश्य से एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के पश्चात उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड के दृष्टिकोण में बदलाव आता है। क्या आप तो ये समझ सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या एक युद्ध होता है 1756 से लेकर 1763 तक। ये होता है हमारा सप्तवर्षीय युद्ध। और युद्ध का कारण क्या था कि कनाडा पर किसका अधिकार होगा। पहले तो ये देखा जाता था कि जैसे उपनिवेश थे कि वो सोचते थे कि इंग्लैंड के द्वारा जो पारित कानून थे उनको कोई खास माना जाना नहीं चाहिए, उनका विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो मानते थे कि हाँ हम इंग्लैंड के उपनिवेश है। तो इंग्लैंड का रवैया भी जो हमारे इंग्लैंड का रवैया भी इसमें बदल जाता है। अब आप सोचेंगे ये बदलने का कारण क्या था। अब इसके नीचे 3 कारण बताए गए हैं। ऐसा क्या कारण है कि ये सप्तवर्षीय युद्ध इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जबकि युद्ध तो कनाडा के लिए लड़ा गया था। कारण क्या थे? 3। पहला कारण है जो इस सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और जो हमारे फ्रांस के बीच लड़ा गया था, तो इस युद्ध के दौरान इंग्लैंड को उपनिवेशवासियों से सैनिक सहायता मिलनी चाहिए थी। वो उन्होंने एक आदेश निकाला था कि 13 की 13 कॉलोनी से जो भी सिपाही है वो लड़ने के लिए इंग्लैंड की सहायता करने के लिए कनाडा में आए, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं जाता है। तो इंग्लैंड वाले सोचते हैं कि ये कैसे उपनिवेश हुए जिन्होंने हमारा आदेश मानने से मना कर दिया। दूसरा, फ्रांसीसियों का सहयोग नहीं करने पर उनका दबाव डाला गया। तो जबकि हमारे कुछ उपनिवेश थे जिन्होंने क्या फ्रांसीसियों का सहयोग किया। सप्तवर्षीय युद्ध में क्या था, फ्रांसीसी का सहयोग करते हैं, सैनिक सहायता तो नहीं करते लेकिन धन की सहायता से उनका सहयोग करते, धन पहुंचाते। तो इंग्लैंड के राजा को पता चल जाता है इस बात के बारे में, और इन पर अतिरिक्त कर लगाए और करों की वसूली कठोरता से की गई। तो आप देख सकते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध ने कितना कुछ बदल के रख दिया। अब क्या इंग्लैंड का धीरे धीरे सीरियस हो जाता है। क्या इंग्लैंड सीरियस हो जाता है 13 कॉलोनीज के प्रति कि भैया इतने सारे कानून बनाए गए, इतना सारा कुछ किया गया, और हमें ज़रूरत पड़ी जब कनाडा की युद्ध में अर्थात सप्तवर्षीय युद्ध में, तो यहाँ से कोई लोग भी हमारी तरफ लड़ने के लिए लिया। ऊपर से जो फ्रांस की सेना है उसकी और मदद करने लग गए, तो इन पे थोड़ा कठोर शिकंजा कसना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम आप पे कठोर शिकंजा कसेंगे। गवर्नर थे, उनको जैसे फ़ोन लगाया या फिर चिट्ठी पत्री के माध्यम से उनको सूचना दी कि जो भी कानून है उनको सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन उपनिवेशवासियों ने इसमें इंग्लैंड का सहयोग नहीं किया, अर्थात जो कानून थे उनको फिर भी सीरियस लेना बंद कर दिया कि हम अब भी सीरियस नहीं लेंगे। अब इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड में एक खास बात निकल के आई, जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध में
इंग्लैंड का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। क्या क्या है, इंग्लैंड का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए इंग्लैंड में यह आम धारणा बन गई कि उपनिवेशों की रक्षा के लिए किए जाने वाले धन का व्यय उपनिवेशों के आय के साधन न होकर आर्थिक बोझ समझे जाने लगे। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे उपनिवेशों की रक्षा करनी है, क्या करना है, उपनिवेशों की रक्षा करनी है। अब उपनिवेशों की रक्षा करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वो ये कहने लगे कि उपनिवेशों से तो इतना धन प्राप्त हो ही नहीं रहा जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। तो फिर एक नियम निकाला गया कि उपनिवेशों की रक्षा करने का जितना भी खर्चा आएगा वो क्या उपनिवेशों से वसूल किया जाएगा। इसके लिए इंग्लैंड सरकार किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देगी। क्या इंग्लैंड सरकार उपनिवेशों की रक्षा के लिए अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देगी, वो सारा पैसा क्या है उपनिवेशों से ही वसूल किया जाएगा। इसलिए यह तय किया गया कि उपनिवेशों की रक्षा के लिए किया जाने वाला धन का व्यय उपनिवेशों से वसूला जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड ने कर संबंधी कानूनों को कठोरता से लागू किया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को लगा कि जो जैसे कनाडा हाथ से निकल गया तो वैसे ही क्या है 13 के 13 कॉलोनीज भी हाथ से निकल सकती है। इसलिए उन्होंने जो कर संबंधी जो कानून थे उनको कठोरता से लागू करना शुरू किया और कहा कि इनको वसूल करो ताकि इनकी रक्षा इन्हीं के पैसों से की जा सके। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की निर्णायक पराजय हो गई। क्या सप्तवर्षीय युद्ध में क्या होता है, फ्रांस हार जाता है और इससे क्या उपनिवेशों पर फ्रांसीसी भय समाप्त हो जाता है। क्या उपनिवेशों पर पहले ये था कि कनाडा की तरफ से धीरे धीरे कनाडा भी फ्रांस के हिस्से में चला जाएगा और 13 के 13 जो उपनिवेश थे वो भी कनाडा के हिस्से में वो फ्रांस के हिस्से में आ जाएंगे। लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध का समाप्ति होती है, फ्रांस हार जाता है, इंग्लैंड जीत जाता है, फ्रांस वहाँ से छोड़ के अपने घर फ्रांस में चला जाता है। अब क्या है जो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, वो फ्री हो गई। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को एक डर था कि हम तो रहते हैं दूर, कहीं फ्रांस पीछे 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 हमारे 13 कॉलोनीज को ना हथिया ले। तो अब धीरे 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 क्या कनाडा पर इंग्लैंड का राज हो जाता है। अब कनाडा पर भी इंग्लैंड का राज हो गया। तो अब इंग्लैंड सोचता है कि ठीक है अब कनाडा पे राज हो गया तो अब 13 कॉलोनीज पे भी अपना प्रभुत्व हो गया है, उसको बढ़ाया जाए। तो इंग्लैंड ने उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति अपनाई फिर। क्यों? क्योंकि उससे किसी भी तरह का डर नहीं था। अब क्या है, उसे किसी भी तरह का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या है उपनिवेशों के प्रति कठोरता की नीति अपनाई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले। कौन था? ग्रीनविले। उन्होंने 1664 में शुगर एक्ट पारित किया। कौन सा? शुगर एक्ट पारित किया 1764 में। 1765 में स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, ये इस तरह के एक्ट पारित किए। तो आप याद रखेंगे 1764 में तो शुगर एक्ट, 1765 में स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट ये पारित किए और 3 तरह के नए कर अमेरिका वासियों पर लगाए गए। तो देख सकते हैं 1764 में तो शुगर एक्ट और 1765 में कौन से 3 नए कर? स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट, ये इस तरह के एक्ट है जो उन पे लगाए गए। इसमें एक स्टाम्प एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। स्टाम्प एक्ट का क्या सबसे ज़्यादा विरोध हुआ? स्टाम्प एक्ट का मतलब ये था कि जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स होते थे, पत्रिकाएं छपती थी उस समय अमेरिका के अंदर, उन पे क्या हर पत्रिका पे एक स्टाम्प, वो क्या कहते हैं जो अपना टिकट होता है वो टिकट लगाना कंपलसरी था। जबकि लोगों ने सोचा कि टिकट लगाने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि भैया इससे क्या रेवेन्यू बढ़ेगा। जो इंग्लैंड है इसका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या है इस तरह के एक्ट क्या कहते हैं जो इस छोटा सा टिकट है जैसे हमारे जो चिट्ठी पत्री आती है उस पर लगता है, तो उस तरह का स्टाम्प लगाने की शुरुआत की गई थी। तो इसका सब लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। इसलिए इसके तहत सभी प्रकार के वैधानिक समझौते क्या इसके तहत सभी प्रकार के जो वैधानिक समझौते के लिए स्टाम्प पेपर का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। तो वो तो साथ ही साथ था टिकट वाला, लेकिन साथ ही साथ ये भी कर दिया स्टाम्प एक्ट के अंदर कि जितने भी लीगल मैटर्स होंगे, क्या जितने भी लीगल मैटर्स होंगे वो सादा कागज़ पे नहीं होंगे। क्या आज भी आप देख सकते हैं जितने भी हमारे जो लीगल मैटर्स होते हैं वो लीगल मैटर्स क्या सादा कागज़ पे कभी भी नहीं लिखे जाते हैं, वो सब के सब किस पे लिखे जाते हैं? स्टाम्प पेपर पे लिखे जाते हैं। तो इसको अनिवार्य कर दिया गया कब? 1765 के अंदर। 1765 में इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया कि जितने भी लीगल मैटर्स होंगे वो लीगल मैटर्स हमारे स्टाम्प एक्ट के तहत स्टाम्प पेपर पे ही किए जाना अनिवार्य कर दिया गया। 1765 में 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक स्टाम्प एक्ट कांग्रेस की स्थापना की। उस समय क्या, वैसे आपको पता होना चाहिए कांग्रेस का मतलब होता है अमेरिका में एक सम्मेलन। क्या जब हमारे कुछ लोग जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग मतलब इंटेलिजेंट लोग और जो इनकी लोग सुनते हैं, ऐसे लोग जब इकट्ठे करके मीटिंग करते हैं तो उसे कांग्रेस कहा जाता है। तो 9 उपनिवेशों के जो हाई क्लास आदमी थे ये आपस में मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और किसके खिलाफ? स्टाम्प एक्ट के खिलाफ।
तो इसलिए इसे स्टाम्प एक्ट कांग्रेस कहा गया और इसका विरोध करते हैं। क्या जो हमारे ये स्टाम्प एक्ट है इसका विरोध करते हैं, कौन से? 9 कॉलोनीज के 1765 में। इस समय जेम्स ओटिस उन्होंने एक नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसकी बात क्या कहें? तो मेन बात ये थी कि जैसे जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड की जो संसद थी, इंग्लैंड की संसद में हमारे अमेरिका से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं जाता था। क्या जो हमारे क्या कहते हैं, उस संसद में जो क्या कहते हैं, अमेरिका के उपनिवेशों से किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधि नहीं जाता था। जबकि सारे सारे लोग थे, कौन थे? सारे सारे इंग्लैंड के थे। जैसे वही हमने देखा था, एक तो प्यूरिटन्स थे, जो अपराधी थे वो हमारे एक तरह से देखें तो खून में, ब्लड में तो इंग्लिश ही है। क्या इंग्लिश ही है? तो उन्होंने कहा कि भैया हमें प्रतिनिधित्व तो दो, अर्थात कि हमारे कुछ प्रतिनिधियों को आप अपनी संसद के अंदर शामिल करो, तब जाके हम मानेंगे कि हम इंग्लैंड का हिस्सा है और तब कर देंगे। तो उन्होंने एक नारा दिया, कौन सा? जेम्स ओटिस का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का उन्होंने नारा दिया और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ था। जो नारा था काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। जब विरोध कालांतर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्या जो हमारे ये स्टाम्प एक्ट वाला विरोध था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉकिंगम ने स्टाम्प एक्ट को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि भैया इतना ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इतना टैक्स तो देते नहीं हो, स्टाम्प एक्ट के तहत तुमने इतना पैसा तो खर्च किया नहीं है जितना तुम विरोध कर रहे हो, तो इसकी बजाय तो बंदी करो ये जो स्टाम्प एक्ट है। तो जो हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रॉकिंगम, इन्होंने स्टाम्प एक्ट को वापस ले लिया। लेकिन उन्होंने ये घोषणा की कि अब भी ब्रिटिश संसद को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि भैया स्टाम्प एक्ट को तो हम वापस लेते हैं। जिसने? रॉकिंगम ने कहा स्टाम्प एक्ट को तो हम वापस ले रहे, लेकिन ये मत सोचो कि हम जो अमेरिका के उपनिवेश है उन पर कर नहीं लगा सकते। जो अमेरिका के उपनिवेशों पे कर लगाने का अधिकार तो हमको है, आप ये कभी भी ना सोचे कि नया। इसी बात को हम कहते हैं रॉकिंगम घोषणा। कि तुम ऐसे में सोचना कि हम डर गए, हम डरे नहीं है। हमने ऐसे सोचा कि चलो ठीक है, बच्चे ऐश कर रहे हैं तो उनको ऐश करने दो, इन पर किसी कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कर रहे तो करने दो भैया। तो यही कारण है, न कि ये कि आप ये सोचो कि हमको डर गए। 1767 में विलियम पिट की सरकार आती है। क्या? विलियम पिट की सरकार आती है, रॉकिंगम चले जाते हैं। तो 1767 में विलियम पिट की सरकार आती है, तो उसकी सरकार में टाउनशेड जो वित्त मंत्री है उसको बनाया जाता है। किसको? टाउनशेड को वित्त मंत्री बनाया जाता है। और टाउनशेड क्या करता है कि जब अमेरिका के ऊपर 5 नए आयात कर लगाता है। कितना? 5 नए आयात कर लगाता है। अब इसके पीछे एक मान्यता थी, मान्यता मतलब एक सोच थी। क्या उनके पीछे एक मान्यता थी कि अमेरिका वासी घरेलू करों का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे विलियम पिट और टाउनशेंड इन्होंने बात की कि यार ऐसे कैसे, यार हम अमेरिका पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं। जब भी हम टैक्स लगाते हैं वो विरोध करते हैं, जब भी टैक्स लगाते हैं हम विरोध करते हैं। जैसे स्टाम्प एक्ट का विरोध किया, और भी बहुत सारे टैक्स थे उनका विरोध किया। जैसे हमने देखा था टोपी और फर पे लगने वाले टैक्स थे, और भी बहुत सारे टैक्स थे, जैसे करेंसी एक्ट, स्टाम्प एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, शुगर एक्ट। तो ऐसे करके हर टैक्स का वो विरोध करते हैं। तो क्या करें? फिर उन्होंने टाउनशेंड ने समझाया कि सर विलियम पिट साहब, कि ये विरोध तभी करते हैं जब इनके घरेलू जो हमारे व्यापार होता है उस पर यदि आप टैक्स लगाते तभी ये विरोध करते हैं। यदि आप विदेशी व्यापार पर टैक्स लगाएंगे ना, तो उस हो सकता है उस पर किसी भी तरह का विरोध ना हो। तो टाउनशेंड ने कहा कि फिर जो हमारे विलियम पिट साहब है उन्होंने कहा कि ठीक है लगा दो तो इस पर टैक्स, और क्या, विदेशी व्यापार पर लगा दो। तो टाउनशेंड ने कहा कि ये लो साहब 5 नए टैक्स लगा देते हैं। तो उन पर क्या है कि उनकी ये मान्यता थी घरे अमेरिका वासी घरेलू करों का विरोध करते हैं, अतः उन पर बाह्य कर, मतलब जो विदेशी आयात निर्यात है उस पर कर लगाने की वाली बात कही गई। तो उन पर बाह्य कर लगाए जा सकते हैं। उनमें कौन कौन सी 5 चीज़ें थी जिनके आयात पर अमेरिका जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। तो वो बात कहा गया कि यदि अमेरिका से कहा गया कि यदि ये 5 चीज़ें, जैसे कागज़, शीशा, चाय, सिक्का धातु और रंग, ये 5 चीज़ें यदि आप इंग्लैंड से परचेज करते हैं, आयात करते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टाउनशेंड ने ये डिमांड रख दी कि 5 चीज़ें कौन कौन सी? कागज़, शीशा, चाय, सिक्का धातु और रंग। ये 5 चीज़ें यदि आप इंग्लैंड से आयात करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो उपनिवेशवासी थे वो बहुत भयंकर ढीठ हो गए थे। उन्होंने कहा कि भैया हम इसका भी विरोध करते हैं। और 5 मार्च और 1770 में बोस्टन हत्याकांड हो जाता है। क्या होता है? बोस्टन हत्याकांड हो जाता है। कब?
5 मार्च 1770 में। और इसमें क्या था, 5 आंदोलनकारी मारे जाते हैं। तो ये जो हमारे 5 नए कर लगाए गए थे उन पे भी क्या है, बहुत भयंकर पंगा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से, कागज, शीशा, चाय, सिक्का धातु और रंग, यदि इंग्लैंड से मंगाए जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब धीरे धीरे ये विरोध कर रहे थे, विरोध करते करते बोस्टन नाम का एक शहर था, बोस्टन नाम के शहर पे क्या, जो विरोध कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज के दौरान क्या, 5 आंदोलनकारी मारे जाते हैं। अब ये बात क्या आग की तरह पूरे पूरे, अब आप सोचेंगे आग की तरह कैसे फैलेगी है, पहले शहर होते ही छोटे छोटे हुआ करते थे, घोड़े पे बैठ के गया था, 1 घंटे के अंदर पूरे पूरे शहर को पता लग जाता था। तो वही बात होती थी कि ये बात पता चल जाती है कि हम विरोध कर रहे थे और जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने हमें मारा और 5 लोगों को तो जान से ही मार दिया। तो इन उपनिवेशों में होने वाला विरोध और कड़ा हो जाता है, क्या होता है, और भयंकर हो जाता है कि भैया अब तो ये मारने ही लगे तो हम और भी ज़्यादा विरोध करेंगे। तो भैया जो हमारे विलियम पिट साहब है, इनकी सरकार चली जाती है। क्या होता है, इनकी सरकार चली जाती है कि भैया तुमसे कोई काम ढंग का तो होता नहीं है, तो इसलिए विलियम पिट साहब को पद से हटा दिया जाता है और उनकी जगह बनाया जाता है प्रधानमंत्री किसे, लॉर्ड नॉर्थ को। क्या, लॉर्ड नॉर्थ को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और लॉर्ड नॉर्थ साहब कहते हैं कि भैया भैया हर बात में विरोध करने वाली नीति ठीक नहीं है, अगर आपको कोई समस्या है तो हमें बताओ। तो उन्होंने कहा ये टैक्स गलत लगाए गए हैं हम पे। तो उन्होंने कहा कि भैया 5 टैक्स लगाए थे, 5 में से हम 4 टैक्सों को तो हटा देते हैं, लेकिन एक टैक्स तो रहने दो, केवल नाम मात्र का टैक्स, जो भी किसका, चाय का। तो चाय पर नाम मात्र का टैक्स रहने के लिए कहा गया कि चाय पर तो हम टैक्स लगाएंगे, बाकी को छोड़ दो चाहे। लेकिन उपनिवेशवासी ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि भैया हम तो कैसा भी टैक्स नहीं देने वाले, तुम कितनी ही कोशिश कर लो हम किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। तो फिर हमारे जो ये लॉर्ड नॉर्थ साहब थे वो बोले ये वाला तो देना ही पड़ेगा। तो भैया कैसे, कि फिर ऐसा अचानक क्या होता है कि एक घटना हो जाती है। कौन सी घटना है, जिसे बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। इसमें सैमुअल एडम्स, नाम याद रखना, सैमुअल एडम्स, इसके नेतृत्व में कुछ आंदोलनकारी, किसके नेतृत्व में, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ आंदोलनकारी कुलियों के कपड़े पहन के आते हैं और पहन के कहाँ, बोस्टन बंदरगाह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये कर लगा हुआ था कि भैया आयात किया गया है और इस पर टैक्स लगेगा। तो वहाँ पे कुलियों के भेष में हमारे सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ आंदोलनकारी आते हैं, कुलियों के ड्रेस पहन कर बोस्टन बंदरगाह पे चले जाते हैं। और वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय से लदा हुआ एक जहाज़ खड़ा हुआ था। तो कहते हैं भैया कुली चाहिए, हाँ उतारो उतारो, जो डिब्बे हैं, चाय के डिब्बे हैं, उनको उतारने के लिए कहा गया उन कुलियों को, अर्थात उन जो सैमुअल एडम्स के जो लोग थे उनको। इसमें उन्होंने 340 चाय की पेटियों को उठाया और समुद्र में फेंक दिया, और अर्थात समुद्र के अंदर ही चाय बन गई है, इसीलिए इसे कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। क्यों, क्योंकि चाय की पार्टी कर दी, सारे के सारे डब्बे उठाए और कहाँ फेंक दिए, समुद्र के अंदर फेंक दिए, जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हो। तो अब फिर कहा कि लो लगा लो और टैक्स लगा लो तुम। तो बोस्टन की हमारे 5 आदमी को मारा था और टैक्स लगा लो। तो अब हमने क्या पार्टी कर ली है, ये पार्टी करेंगे, पार्टी कर ली है। तो इसी को हम बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। अब बोस्टन टी पार्टी से हुआ क्या, इसने उपनिवेशों में राष्ट्रवादी भावना को और बढ़ाया। क्यों, क्योंकि लोगों को ये खबर मिल जाती है कि भैया ऐसी ऐसी घटना चल रही है। तो राष्ट्रवादी भावना को क्यों बढ़ाया, क्योंकि अभी तक अधिकांश अमेरिकी इंग्लैंड के प्रति राजभक्त थे, उन्हें भी इस घटना ने प्रभावित किया। इससे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात लगा। क्यों, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को इसलिए आघात लगा कि हमने गिना चुना एक नाम का टैक्स लगाया था, उसके ऊपर भी हमारे पूरा का पूरा जो जहाज़ था चाय से भरा हुआ, 340 कंटेनर थे चाय से भरे हुए, उसको उठाए और समुद्र में फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो भैया पानी सर से ऊपर चला गया है। और आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ जाता है इससे कि हम चाहे जो कर सकते हैं, हम इंग्लैंड की सरकार को हिला के भी रख सकते हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप बोस्टन वासियों पर दमनात्मक कार्रवाई की। क्या दमनात्मक कार्रवाई की, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना पीटना शुरू कर दिया जिन्होंने ये कार्य किया था, अर्थात कुलियों के भेष में गए थे और फिर जो डब्बे थे हमारे कंटेनर थे चाय के, उनको उठा के फेंका था, उनको ढूंढ ढूंढ के मारने लगे, पीटने लगे। तो ये खबर भी पूरे पूरे बोस्टन शहर में फैल जाती है। तो बोस्टन शहर में फैल जाती है तो धीरे धीरे पूरे पूरे बोस्टन शहर के साथ साथ 13 के 13 कॉलोनीज में क्या होता है, तो राष्ट्रवाद की भावना फैल जाती है। तो अमेरिका में राष्ट्रवादी विचार और अधिक उग्र हो जाते हैं कि भैया ऐसे कैसे आप हम पे ये मारपीट या इस तरह के कार्य कर सकते हो। अब देखते हैं कि ये बोस्टन टी पार्टी होने के बाद अमेरिका की
प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। पहले तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया कि भैया यहाँ पे किसी भी तरह का कोई, ना तो कोई चीज़ आएगी ना कोई जीत जाएगी। तो बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया जाता है। बोस्टन शहर के प्रशासन को भंग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि बोस्टन शहर का जो प्रशासन है, अर्थात तो वहाँ का जो गवर्नर है, वह यहाँ की किसी भी प्रकार के कार्य को देख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो भैया इसका मतलब वो नाकामयाब है। और वहाँ की शासन व्यवस्था सेना को सौंप दी जाती है। क्या? जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी वो किसको दे दी जाती है? सेना को दे दी जाती है। हत्या जैसे संगीन मामलों को अन्य नगरों में स्थानांतरित कर दिया गया कि यदि मान लो कि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसकी सजा दूसरे शहर, मतलब कि जो हमारे दूसरा उपनिवेश है, तो दूसरे उपनिवेश में जाकर जो जेल होगी वहाँ पे सजा दी जाएगी। एक मिनट। तो इसमें ये कहा गया कि जो दूसरे शहर के अंदर जाके और दूसरे शहर के अंदर वो उसकी सजा को दी जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि उसी शहर के अंदर उसको सजा दी जाएगी, क्या उसी शहर में उसको सजा दी जाएगी, तो हो सकता है कि आंदोलनकारी आएंगे और उसे बचा के ले जाएंगे। तो इसलिए क्या, उसको सजा के लिए दूसरे शहर में ले जाने लग गया। अब बोस्टन की बात करें तो बोस्टन में नियुक्त सेना का पूरा खर्चा बोस्टन वासियों पे डाल दिया गया। क्या जितनी भी सेना लगाई गई तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? वहां से जो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा उस टैक्स से पूर्ति की जाएगी। तो इसलिए टैक्स को और भी कड़ा कर दिया गया वसूल करना। एक मिनट। बोस्टन में रहने वाले जो फ्रांसीसी कैथोलिक थी उनको धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई, जो कैथोलिक थे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं शुरुआत हमने यहीं से की थी कि जो हमारे प्यूरिटन्स आए थे, क्या प्यूरिटन्स आए थे वो शुरुआत में क्या अमेरिका के अंदर सबसे पहले आके बसे थे। लेकिन जो फ्रांसीसी कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इंग्लैंड की सरकार ने उनको क्या अपने धर्म के प्रचार प्रसार, कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा लोग तो प्यूरिटन्स थे, लेकिन अब जो कट्टर ईसाई धर्म वाले थे उनको भी छूट दे दी कि तुम भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार खूब भयंकर तरीके से करो। तो ऐसे करके दोनों बीच में तनाव भयंकर गति से चलता है। फिर ऐसा क्या होता है, एक नई घटना होती है जिसे कहते हैं पहली महाद्वीपीय कांग्रेस, या फिर हम कहते हैं 5 सितंबर 1774 में हमारे पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का गठन होता है। एक मिनट। चाय आ रही है। अब बात करें पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की, तो पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हमारे फिलाडेल्फिया में, जो 13 कॉलोनीज थी, तो 13 कॉलोनीज में से एक कॉलोनी थी हमारी फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया की में मैसेच्यूसेट्स नाम का एक शहर था। कौन सा? मैसेच्यूसेट्स नाम का एक शहर था। तो उस शहर में हमारे पहली महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन होता है 5 सितंबर 1774 में। अब 13 उपनिवेशों में से केवल 12 उपनिवेश, क्या केवल 12 उपनिवेश के जो प्रतिनिधि थे वो हमारे पहली महाद्वीपीय कांग्रेस के अंदर, क्या पहली महाद्वीपीय कांग्रेस के अंदर भाग लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये कांग्रेस इस तरह की होती है जैसे ये लोग बैठे इकट्ठे हो रखे, तो इस तरह से। तो 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जॉर्जिया ने इसमें भाग नहीं लिया था, बल्कि और सारे प्रतिनिधियों ने इकट्ठा होकर इंग्लैंड जाने की बात की। इंग्लैंड जाकर कहा कि भैया हम इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड जाके अपना एक ज्ञापन देंगे, अपनी जो बात है उनको समझाएंगे। तो पहली महाद्वीपीय कांग्रेस होता है जो हमारे जॉर्जिया है, इसमें भाग नहीं लेता है। केवल 12 उपनिवेश थे, तो 12 उपनिवेश इसके अंदर भाग लेते हैं और अमेरिका से सीधे कहाँ, इंग्लैंड चले जाते हैं। तो जाके और अपना ज्ञापन क्या है, जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, चित्र में एक जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है बीचों बीच बैठा है, ये वाला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे देते कि भैया हमारी कुछ मांगे हैं उनको पूरी करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे करके पूरी की पूरी कांग्रेस है वहाँ चली जाती है और अपना ज्ञापन दे देती है। अब आपसे पूछ सकते हैं ज्ञापन में क्या लिखा हुआ था पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की। तो ज्ञापन में बोस्टन में की गई दमनात्मक कार्रवाई का विरोध किया गया कि बोस्टन में जो क्रांतिकारियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो इस तरह की जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है इसका विरोध किया और कहा कि जो आदेश दिए गए हैं इनको वापस लियो।
किसी भी क्रांतिकारक को ढूंढा नहीं जाएगा और उसको किसी तरह की मारपीट या किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा, उपनिवेशों ने आंतरिक स्वायत्तता की मांग की। उन्होंने कहा कि भैया नियम कानून बनाने की बात पे हम सीधी सीधी बात करें कि इंग्लैंड सरकार हम पे किसी भी तरह का कोई नियम कानून नहीं बनाएगी। क्या इंग्लैंड सरकार हमारे लिए किसी भी तरह का नियम कानून नहीं बनाएगी। हमें क्या है, हमें आंतरिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। क्या आंतरिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए कि यदि दूसरे मामले आते हैं, विदेशी मामले आते हैं, तो उसके संबंध में नियम कानून इंग्लैंड सरकार बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो हमारे विदेशी मामले हैं, विदेशी मामलों में नियम कानून बनाने की सत्ता हमारे इंग्लैंड के पास रहे। लेकिन जब आंतरिक मामलों में किस तरह का टैक्स लगेगा, किस तरह का नहीं लगेगा, तो इसके लिए नियम कानून बनाने की सत्ता हमारे किसके पास होनी चाहिए? 13 की 13 कॉलोनीज के पास होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक किसी भी कॉलोनी ने ये नहीं कहा कि हम उपनिवेश को कि हम पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। तो अभी तक स्वतंत्रता नाम की शब्द सामने नहीं आता है। और 1765 के बाद पारित किए जितने भी कानून हैं उनको समाप्त करने की बात कही। जैसे चाय का कानून हो, चाहे कैसा भी कानून हो, तो 1765 को एक पैरामीटर मान लिया कि इसके बाद जितने भी कानून थे उनको बात कही कि उनको सब कानूनों को कैंसिल किया जाए। और यदि ऐसा नहीं किया गया, हमारी बात नहीं मानी गई, जैसे बोस्टन के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसको नहीं बंद किया गया, जो हमें आंतरिक स्वायत्तता नहीं दी गई, या और साथ ही साथ 1765 के बाद जो बने हुए कानून उनको यदि वापस नहीं लिया गया, तो इंग्लैंड सरकार के प्रति क्या बहिष्कार नीति अपनाई जाएगी कि हम इंग्लैंड सरकार का बहिष्कार करेंगे। हम कहीं मानेंगे नहीं कि इंग्लैंड सरकार हमारी सरकार है। अब ढीठ राजा था हमारा इंग्लैंड का राजा, कौन सा? जॉर्ज तृतीय। वो क्या था, इन प्रस्तावों की न केवल उपेक्षा करता, वो कहता है कि भैया ये क्या 12 आदमी की चीटी कीड़े मकोड़े हमारे सामने कैसे प्रस्ताव लेके आते हैं, और ये सोचते हैं कि हम इन प्रस्तावों को मान लेंगे। कतई नहीं मानेंगे, बल्कि उपेक्षा की, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध और बात समझा इस चीज़ को कि हमें धमकी देने के लिए आए हैं, इनके तो हम मजा चखाएंगे। तो अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और दमनात्मक कार्रवाई को और तेज कर दिया कि बोस्टन ही नहीं भैया 13 की 13 कॉलोनीज में लगाओ, तुम तो सोटे। एक मिनट। तो जॉर्ज तृतीय था इंग्लैंड का राजा, उसने कहा कि भैया 13 की 13 कॉलोनीज है, तो 13 की 13 कॉलोनीज पर लगाओ सोटे, हमारी तो हम तुम्हें परमिशन देते हैं इस चीज़ की। तो उसने जो दमनात्मक कार्रवाई थी उसको और तेज कर दिया। फिर एक घटना होती है बहुत भयंकर, घटना का नाम हमारा लेक्सिंगटन की घटना। 19 अप्रैल 1775 की लेक्सिंगटन की घटना होती है। तो इसमें लेक्सिंगटन की घटना में, इसमें क्या, लेक्सिंगटन नाम का एक जो शहर है, वहाँ पे सेना और आंदोलनकारियों के बीच में संघर्ष हो जाता है, मतलब हल्की फुल्की झड़प हो जाती है। और यहीं से हम मानते हैं कि अमेरिका की जो स्वतंत्रता संग्राम है इसकी शुरुआत होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो आपको बताना 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन की घटना है, उससे हमारे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। फिर 13 की 13 कॉलोनीज इकट्ठी होती है, अर्थात जो उनके जो प्रतिनिधि सभा है उनके लोग इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं भैया इस तरह तो कैसे चलेगा, इंग्लैंड हमसे लड़ाई करेंगे, इंग्लैंड की सरकार हमसे लड़ाई करेगी, हमारे क्रांतिकारी उनसे, तो कभी हम उनको मारेंगे, कभी वो हमें मारेंगे, कम से कम कहीं पे तो एक समझौता हो। तो फिर दोबारा से दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस की गठन किया जाता है 10 मई 1775 को। क्या 10 मई 1775 को दोबारा से 10 मई 1775 को दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसमें 13 के 13 उपनिवेश भाग लेते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हैंकॉक। कौन? हैंकॉक करता था। और हैंकॉक कौन था? बोस्टन का तस्कर था। तस्कर किसे कहते हैं? जो चोरी छिपे बिना टैक्स दिए व्यापार करता है। क्या व्यापार करता है? सरकार को बिना टैक्स दिए व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं उनको तस्कर कहते हैं। और तस्कर नॉर्मली या आमतौर पर क्या विदेशों से व्यापार करते हैं। तो इस दौरान 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस है, इसके द्वारा की कहा जाता है कि हम क्या 4 जुलाई 1776 को आज़ादी की घोषणा करते हैं कि आज से हम आज़ाद हैं
आज से इंग्लैंड का कोई भी राज नहीं है, हम उनके किसी भी नियम कानून को नहीं मानेंगे, किसी भी गवर्नर को नहीं मानेंगे, किसी भी सेना के आदेश को नहीं मानेंगे। हम हमारे राजा खुद हैं, हम अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। तो आज भी 4 जुलाई को अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ की घोषणा कर दी जाती है कि यदि हमारी स्वतंत्रता को कोई छीनने का प्रयास किया जाए करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और ये निर्णय लिया गया कि सैनिक कार्रवाई के विरुद्ध बल का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम पर सैनिक कार्रवाई की जाती है, इंग्लैंड के द्वारा सैनिक कार्रवाई की जाती है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम भी पूरे बल के साथ उसका विरोध करेंगे। फिर इस तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका की सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है और जॉर्ज वॉशिंगटन कहते हैं कि भैया जय घोष हो, मतलब लड़ाई शुरू की जाए कि यदि इंग्लैंड की सेना आगे आती है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और युद्ध शुरू हो जाता है। अब युद्ध शुरू तो हो जाता है, तो कौन कौन से युद्ध लड़े जाते हैं? 1776 में होता है हमारा बंकर हिल का युद्ध। कौन सा? 1776 में बंकर हिल का युद्ध होता है। इस युद्ध में वाशिंगटन की जो नेतृत्व वाली सेना थी वो बुरी तरह से हार जाती है। पहली लड़ाई ट्राइबल होती है। वैसे भी जो पहली चीज़ होती है वो ट्राइबल होती है। वे वाशिंगटन साहब है ना, जो नए नए सेनापति बनते हैं, तो उनको कोई आदत इतना अनुभव होता नहीं है युद्ध लड़ने का, तो पहला युद्ध तो वो हार जाते हैं। वो कौन सा युद्ध था? हमारे बंकर हिल का युद्ध। तो वाशिंगटन साहब कहते हैं कि भैया पहला वाला माफ़ कर दो, लेकिन दूसरे वाले में तो हम धूल चटा देंगे इंग्लैंड को। दूसरे वाले में तो युद्ध धूल चटा देंगे, क्योंकि पहला तो बंकर हिल का था। 1777 में दूसरा युद्ध होता है। कौन सा? सारागोटा का युद्ध। सारागोटा का युद्ध, सारागोटा तो गोटे, सारागोटा, तो आप याद कर रखेंगे। 1777 में सारागोटा का युद्ध होता है। तो इसमें वाशिंगटन के नेतृत्व में, क्या जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व वाली सेना ने ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। तो इस तरह से फिर अमेरिका का मनोबल बढ़ जाता है कि भैया हम भी जीत सकते हैं, हम भी हरा सकते हैं, ब्रिटिश सेना को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 1778 में फ्रांस, 1779 में स्पेन और 1780 में हॉलैंड, ये तीनों के तीनों दुश्मन थे हमारे इंग्लैंड के। कहते हैं इंग्लैंड के दुश्मन थे कौन कौन? फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड। तो 78 में तो फ्रांस, 79 में स्पेन और 80 में हॉलैंड। ये तीनों देश क्या है, अमेरिका की जो सेना थी जॉर्ज वाशिंगटन वाली सेना, उसके पक्ष में आ जाती है। उनको जो सैनिक सहायता देना या फिर किसी भी तरह की कोई सहायता देना, तो उसके लिए तैयार हो जाती है कि भैया हम देंगे सहायता, तुम तो केवल आगे बढ़ो, इंग्लैंड को हरा के मानो। तो अमेरिका के पक्ष में आ जाते हैं। क्यों? अब आप सोचेंगे फ्रांस इंग्लैंड की बजाय जो हमारे अमेरिका के पक्ष में क्यों आ जाता है? क्योंकि जो हमारा सप्तवर्षीय युद्ध होता है, तो सप्तवर्षीय युद्ध में जो फ्रांस को हार मिली थी उसका बदला लेना चाहता था वो, इसलिए वो भैया ठीक है, हम तो भैया जीत नहीं सकते तो तुम्हें हरवा ही देंगे। तो 1781 में एक युद्ध होता है, यॉर्क टाउन का युद्ध। क्या? यॉर्क टाउन का युद्ध होता है 1781 में। तो इस युद्ध में अमेरिका के राष्ट्र सेनापति थे वॉशिंगटन। अब वॉशिंगटन तो थे, लेकिन आपको याद हो तो कॉर्नवालिस, जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, कॉर्नवालिस, जिन्होंने कॉर्नवालिस कोड बनाया था, उनको बुलाया गया कि भैया तुम आओ, क्या तुम आओ और यहाँ पे देखो कि भैया यहाँ क्या क्या सिस्टम चल रहा है, क्या क्या सिस्टम नहीं चल रहा, और तुम्हें कैसे भी करके जो हमारे इंग्लैंड की जो उपनिवेश है 13 इनको वापस इंग्लैंड को दिलाना है, जो अमेरिका है उसको हराना है। तो वॉशिंगटन साहब आते 1781 में, लड़ाई लड़ते यॉर्क टाउन का युद्ध, कि फिर युद्ध में हार जाते। इंग्लैंड की सेना के सेनापति कौन होते हैं? हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसमें अंग्रेजी सेनाएं हार जाती है। फिर कहते सब तालियां बजाते हैं कि भैया हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस हार गए, तो इनको एक इनाम मिलना चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि हारने के बाद वो भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा कि तू यहाँ पे आना, इंग्लैंड मुंह मत दिखाना, सीधा वहीं की वहीं सीधा ही, कि जैसे कोलंबस था, भारत की खोज करने के लिए आया था लेकिन गलती से अमेरिका चला गया, तो भैया गलती से नहीं, अब तो सीधा सीधा पता करते हुए अमेरिका के बजाय अब सीधा भारत चला जा। तो जैसे ही यॉर्क टाउन का युद्ध है, जो जॉर्ज लॉर्ड कॉर्नवालिस हारते हैं, तो वो सीधे कहाँ भेज दी जाते हैं? गवर्नर जनरल बना के हमारे भारत भेज दिए जाते हैं। फिर लास्ट में दोनों जो पार्टियां थी, मतलब जो इंग्लैंड की जो सेना थी, इंग्लैंड की सरकार थी, जो अमेरिका की सरकार थी, दोनों के बीच संधि होती है, जिसमें क्या है, उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है कि 13 उपनिवेशों को हम स्वतंत्र मान लेते हैं।
अब ये तो हमारी युद्ध हो गया, अमेरिका की क्रांति थी, जो अब हमने अमेरिका की क्रांति तो करा दी। अब क्या है कि ऐसे क्या क्या कारण थे, तो कारणों के बारे में पूछा जाए कि अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति के या स्वतंत्रता संग्राम के कौन कौन से कारण थे, उनके बारे में देखें। पहला कारण आता कि अमेरिकी लोग क्या थे, मूल रूप से यूरोपीय ही थे। क्या मूल रूप से यूरोपीय थे। यूरोप के ही जो प्यूरिटन्स थे, सताए हुए लोग थे, धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए लोग थे, अपराधी थे, तो यही लोग थे। और इसलिए स्वतंत्रता स्वाधीनता के मूल्य उन्हें विरासत में मिले हुए थे, अर्थात वो किसी से दबने वाले लोगों में से नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे भी उन्हीं में लोगों में से एक थे। चूंकि सभी लोग यूरोप से आए थे और यूरोप में राजनीतिक चेतना का स्तर कैसा था? उच्च था। क्या सारे के सारे लोग कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। यूरोप में क्या था? राजनीतिक चेतना का स्तर उच्च था। उन्हें इससे वंचित नहीं रखा जा सकता था, अर्थात उनको गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता था, तो गुलाम बनने के लिए तैयार भी नहीं थे। जो अमेरिका है, तो अमेरिकी उपनिवेशों का प्रशासनिक ढांचा, क्या अमेरिकी उपनिवेशों का प्रशासनिक ढांचा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। कैसा था? लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। प्रत्येक उपनिवेश में एक प्रतिनिधि सभा शासन संबंधी उत्तरदायित्व का निर्वहन करती थी। क्या हर जितने भी उपनिवेश थे, 13 के 13 उपनिवेशों में क्या था? एक प्रतिनिधि सभा थी, और प्रतिनिधि सभा क्या थी? शासन संबंधी उत्तरदायित्व का निर्वहन करती थी। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त गवर्नर का नाम मात्र का नियंत्रण हुआ करता था। जैसा कि हमने शुरू में भी देखा था कि नियम कानून तो बनाए जाते थे, लेकिन गवर्नर क्या था? इतना ज़्यादा सख्ती नहीं रखता था, बल्कि शासन कौन संभालता था? वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा थी। उपनिवेश वर्जीनिया ने 1618 में इंग्लैंड की सरकार को ज्ञापन देकर आंतरिक मामलों में स्वायत्तता की मांग की थी। कब? 1618 में। जो जॉर्जिया था 13 में से एक, जॉर्जिया का वर्जीनिया, तो वर्जीनिया ने कहा था कि मैं आंतरिक मामलों में तो स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो यहीं से मानते हैं। क्यों? क्योंकि वर्जीनिया का यह अधिकार पत्र क्या माना जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का मैग्ना कार्टा, कि हमने स्वतंत्रता के लिए पहली डिमांड, ये पहली मांग क्या की थी? ये हमारी वर्जीनिया थी, उसकी माना जाता है। फिर बात करें, जब हमारे उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का भाव था, क्या इंग्लैंड उपनिवेशवासी थे 13 कॉलोनीज के, तो इनमें क्या था? इंग्लैंड के प्रति किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए वो उनसे अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड के साथ वो किसी भी तरह का कोई संबंध रखें। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या था कि वो उनमें से ही लोग थे और इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति भी नहीं रखते थे, इंग्लैंड से दूर भी रहना चाहते थे, तो ऐसे क्या कारण थे? पहला कारण यह था कि अधिकांश उपनिवेशवासी धार्मिक उत्पीड़न से ग्रस्त होकर या धार्मिक रूप से परेशान किए जाने की वजह से मजबूर होकर इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका में रहने लगे थे। अनेक उपनिवेशवासियों को तो सजा के तौर पर इंग्लैंड से निकाल करके अमेरिका में भेजा गया था, कि सजा के रूप में वो कहते हैं देश निकाला कर दिया गया, तो देश निकाला करके अमेरिका में भेज दिया गया। उपनिवेशवासी केवल इंग्लैंड के लोग नहीं थे, बल्कि ये अन्य यूरोपीय देशों के लोग थे, जैसे हमारे फ्रांसीसी, जर्मनी, जो हमारे डच, स्पेनिश, तो यहाँ के जो अपराधी लोग थे, जो धार्मिक रूप से सताए हुए लोग थे, ये सारे सारे लोग थे। तो इसलिए वही बात है कि जैसे जो जर्मनी, फ्रांस, डच, स्पेनिश, ये तो हमारे इंग्लैंड से क्यों सहानुभूति रखेंगे? वो तो सोचेंगे इंग्लैंड की तो हम ऐसे कर देंगे, तो सामने तो आए। क्यों? क्योंकि वो सप्तवर्षीय युद्ध को भी याद रखते थे, और भी जो उनको द्वारा सताए जाते थे तो उनको भी याद रखते थे। इंग्लैंड और अमेरिका में वैसे भी भौगोलिक दूरी थी, और एक दूसरे के देश से सेना को भेजने या फिर और भी कोई बात होती थी, उसको भेजने में समय लगता था, इतने में तो पासा ही पलट जाता था। फिर अगला आता हमारा आर्थिक कारण। क्या आर्थिक कारण? ये युद्ध होने का, ये स्वतंत्र संग्राम होने का आर्थिक कारण क्या था? इंग्लैंड ने उपनिवेशों से सदैव आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश की। इंग्लैंड क्या सोचता था कि उपनिवेश बनाए जाते, क्यों? क्योंकि लाभ कमाने के लिए। क्या उपनिवेश क्यों बनाए जाते? लाभ कमाने के लिए। ब्रिटिश संसद के प्रयास यही रहते थे कि किस तरह से उपनिवेशों से लाभ कमाया जाए। इसके लिए तंबाकू के व्यापार के लिए जहाज़ों का प्रयोग से संबंधित कानून 1624 में, नेविगेशन एक्ट 1751 में, जिसे जहाजरानी कानून कहा जाता था, वो कब आया? हमारे 1651 में। तांबा गलाने, फर की टोपियां बनाने पर 1732 में रोक लगाई गई। लोहा उद्योग एक्ट 1750 में पारित किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं, हमारे फर की टोपियां बनाना, तांबा गलाना, तो ये कहा गया कि हम ये सब इंग्लैंड से खरीदेंगे। ये ना तो बना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये सारा का सारा आपको कहाँ से खरीदना पड़ेगा? इंग्लैंड से ही खरीदना पड़ेगा। इस तरह कानून पारित किए गए। इन अधिनियमों में उपनिवेशों के हितों की उपेक्षा की गई। ये जो अधिनियम थे, इन अधिनियमों में क्या किया गया? इंग्लैंड के हितों की
जो उपनिवेश थे इनके हितों की उपेक्षा की गई, केवल इंग्लैंड के हितों को संरक्षण दिया गया। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। कालांतर में पारिस शुगर एक्ट था 1763 में, फिर 1764 में स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट। 1764 में तुम्हारा शुगर एक्ट था, जो स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट था 1765 में। तो ये सब एक्ट आए, तो इन्होंने उपनिवेशों से अधिकाधिक राजस्व इकट्ठे करने का प्रयास किया, जिसमें क्या उपनिवेशों के उद्योगों को प्रोत्साहन देना और वहां के बुनियादी ढांचे को सुधारना या उनको मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने से संबंधित कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अर्थात उपनिवेशों पर तो ध्यान देने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उन पर टैक्स लगाने की और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करने लगे। इंग्लैंड के इस एक पक्षीय दृष्टिकोण ने उपनिवेशों में जो असंतोष था उसको उत्पन्न किया और फिर विरोध की भावना को भी इसने प्रेरित कर दिया। फिर आता हमारा बौद्धिक आंदोलन। फिर क्या आता है, हमारा बौद्धिक आंदोलन आता है। जब हमारा वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, देकार्त, कांट, टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स ओटिस, ये सब बहुत सारे विचारक होते हैं जिन्होंने अमेरिका वासियों को प्रभावित किया। वोल्टेयर तो पोप, चर्च और धार्मिक आंदोलन सभी को विरोध करता था। क्या था वोल्टेयर? तो क्या था कि पोप, चर्च और धार्मिक आंदोलन सभी का विरोध करता था। ऐसा नहीं था कि केवल इंग्लैंड की सरकार का विरोध करता था, वो तो हाथ धोकर सभी के पीछे पड़ा हुआ था। इसीलिए वोल्टेयर को राजा वोल्टेयर कहते थे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक माना जाता है। कौन? वोल्टेयर क्या है? हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक माना जाता है। तो वोल्टेयर की एक लाइन आपको पता ही होगी कि वो ये कहते थे कि जो हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, इसके लिए मैं तुम्हारी सारी बातों से असहमत हूँ। क्या? मैं तुम्हारी सारी बातों से असहमत हूँ, जितनी भी बातें तुम कह रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे बोलने की जो आज़ादी है, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ कि तुम्हें बोलने की आज़ादी तुमसे कोई नहीं छीनेगा। तो वो क्या था? जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके कट्टर समर्थक थे। कौन? राजा वोल्टेयर। तो उनके लिए कही जाती है बात। फिर आता है, एक एक करके हम बात करते हैं, जो हमारे बौद्धिक व्यक्ति थे। इसमें रूसो आता है सबसे पहले। रूसो की जो सामाजिक संविदा है, जो बुक है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसने समकालीन समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। जो उस समय का समाज था उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया किसने? सामाजिक संविदा ने, जिसमें उसने यह प्रतिपादित किया कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। रूसो ये कहते थे कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, सब क्या है? प्राकृतिक रूप से तो स्वतंत्र पैदा होते हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक विकास ने उनको गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया। कि जैसे आज ये इंग्लैंड वाले हमें गुलाम बना के रखते हैं, जबकि हम कभी भी गुलाम नहीं थे। तो रूसो की इस बात से सभी लोग प्रेरित होते हैं कि भैया हमें ये कौन होते हैं गुलाम बनाने वाले। फिर आता मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की और उनका जो सबसे प्रसिद्ध मॉन्टेस्क्यू का क्या था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो वो ये कहते हैं 3 पिलर होते हैं। कितने होते हैं? 3 पिलर होते हैं सरकार का एक पिलर होता है हमारा न्यायपालिका, एक पिलर होता है हमारा कार्यपालिका, एक पिलर होता है हमारा विधायिका। तो एक तो हमारा विधायिका होता है, एक हमारा कार्यपालिका होता है, एक हमारा होता है न्यायपालिका। तो हमारे 3 पिलर होते हैं। तीनों में क्या है? शक्ति संतुलन होना चाहिए। तीनों में क्या है? शक्ति संतुलन होना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। और हमारे देश में भी यही चलता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमारे चलता है। जैसे हमारे अनुच्छेद 50 के अंदर भी नीति निर्देशक तत्वों में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। फिर आता है हमारा देकार्त की बात करते। देकार्त की संदेह पद्धति ने लोगों की जो परंपरागत आस्था है उन पर प्रश्न खड़ा किया, और इसी तरह से 18वीं सदी के जो यूरोप है उस पर प्रबोधन का दौर चलता है। क्या? एनलाइटनमेंट का दौर शुरू हो जाता है देकार्त के आने के बाद। तो देकार्त की जो संदेह पद्धति है, तो संदेह पद्धति ने लोगों की जो परंपरागत आस्था है उन पर प्रश्न खड़ा किया, और इसी तरह से 18वीं सदी के यूरोप में प्रबोधन का दौर चल पड़ता है। फिर आते हैं टॉमस पेन। कौन आते हैं? टॉमस पेन आते हैं। तो टॉमस पेन मूल रूप से इंग्लैंड के निवासी थे। क्या थे? टॉमस पेन क्या थे? मूल रूप से इंग्लैंड के निवासी थे। इनकी रचना थी कॉमन सेंस। इनकी रचना थी कौन सी? कॉमन सेंस। तो इंग्लैंड का नागरिक होते हुए भी इंग्लैंड की औपचारिक नीतियों का विरोध करते थे। क्या? इंग्लैंड का नागरिक होते हुए भी इंग्लैंड की औपचारिक नीतियों का विरोध करते थे और अमेरिकी स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। क्या?
इंग्लैंड की जो औपनिवेशिक नीतियाँ थी उनका विरोध करते थे और अमेरिका की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, टॉमस पैन। अब टॉमस पैन की क्या खास बात थी? उनकी एक खास बात थी कि कितनी विचित्र बात है कि एक छोटा सा द्वीप जिसको इंग्लैंड कहा जाता है, तो एक छोटा सा द्वीप है, साइज में देखे तो हमारे राजस्थान से भी छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो एक छोटा सा द्वीप एक महाद्वीप पर कैसे शासन कर सकता है? अर्थात जो हमारा उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, तो महाद्वीप पर कैसे शासन करता है? टॉमस पैन की बात थी। ये कितनी विचित्र बात है कि एक द्वीप एक महाद्वीप पर शासन कैसे कर सकता है। तो अमेरिका में ये लाइन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी कि छोटा सा देश है, और देश भी क्या माने, एक छोटा सा द्वीप है, तो ये द्वीप किसी महाद्वीप पर कैसे शासन कर सकता है। फिर आते हैं हमारे जेम्स ओटिस। क्या? जेम्स ओटिस आते हैं। जेम्स ओटिस वाली बात भी आपने पहले भी सुन रखी है। ये बोस्टन का वकील था जेम्स ओटिस। ये अमेरिका जो अमेरिका के है ना महत्वपूर्ण स्वतंत्र सेनानी था। इन्होंने एक नारा दिया था जो आपने पहले भी सुना था, प्रतिनिधित्व नहीं तो करनी। कि हम वो शुरुआती बात थी, शुरुआत में ये कहते थे कि जो इंग्लैंड की संसद है उसमें हमारे प्रतिनिधि भेजे जाने चाहिए, तो तब की बात है। तो उन्होंने कहा था प्रतिनिधित्व नहीं तो करनी। उनका मानना था कि इतिहास में सभी राजा निरंकुश और अत्याचारी हुए, कि आज तक जितने भी राजा हुए हैं इतिहास में वो सारे राजा कैसे निरंकुश और अत्याचार हुए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अत्याचार करना उनका कोई अधिकार है, हम उनसे ये अधिकार छीन भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इस तरह से सैमुअल एडम्स और टॉमस जेफरसन इसी तरह से सैमुअल एडम्स और टॉमस जेफरसन इन्होंने कमेटी ऑफ करेस्पॉन्डेंस की स्थापना की और इसके माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार प्रसार किया। किसका? राष्ट्रवादी जो विचार थे इनका प्रचार प्रसार किया कमेटी ऑफ करेस्पॉन्डेंस के माध्यम से। और इसकी स्थापना किसने की? सैमुअल एडम्स और टॉमस जेफरसन ने। एक अन्य महत्वपूर्ण नेता थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की। किसकी? फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की किसने? हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आपको याद हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति में से एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हमारे शायद 100 रुपये का जो अमेरिकी के डॉलर होता है उसमें भी शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो लगी हुई है। तो उन्होंने फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की, जिसके माध्यम से शैक्षणिक और साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया, जो कि हमारे राष्ट्रवादी भावनाओं से युक्त हुआ करती थी। किससे युक्त होती थी? राष्ट्रवादी भावनाओं से युक्त हुआ करती थी। फिर अगला कारण है हमारे जो राजा थे जॉर्ज तृतीय, उनकी नीतियां और योगदान। क्यों? क्योंकि वो तो अपने अलग ही गुरूर में अलग ही घमंड में चलता था। कौन सा? जॉर्ज तृतीय। तो इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय संसद की बढ़ती हुई शक्तियों को रोककर इंग्लैंड में अपनी निरंकुश सत्ता की स्थापना करना चाहता था। अब उनके लिए एक कहानी चलती है। ये कहानी चलती है कि जैसे क्या कहते हैं, पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं तो उसमें जो क्या कहते हैं, जो ज्ञापन दिया जाता है, क्या ज्ञापन देते हैं इंग्लैंड की सरकार को। तो जैसे पता चलता है राजा को कि भैया कि अमेरिका से कुछ लोग आए, 12 उपनिवेश के लोग आए, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो वो कहता है कि सरकार, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कि प्रधानमंत्री ने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर उनके जो चमचे थे, जो ये जॉर्ज तृतीय है, इनके चमचे तो बोले कि राजा जी आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के ऐसा कुछ धमाका करके दिखाओ जिससे पूरे इंग्लैंड में आपकी धाक जम जाए। तो उन्होंने कहा धाक तो जमा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, मैं भगाता हूँ भी उनको, और क्या है, ऐसे क्या। तो वो जॉर्ज तृतीय था ना, वो चाहता था कि भैया इंग्लैंड की जो संसद है उसकी तो धाक कम हो जाए और मेरी धाक बढ़ जाए, ठीक है। और वापस से क्या, इंग्लैंड में जो राजा है उसको निरंकुश सत्ता स्थापित हो जाए। इसलिए वो चाहता था कि उसकी उपलब्धियां इतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि ब्रिटिश जनता उसके समर्थक हो जाए और वह संसद पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। इसलिए इसी जल्दबाजी में उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर देता है। इसके लिए उसने अतार्किक, दूरदर्शी और जल्दबाजी से युक्त अनेक निर्णय किए। क्या? अतार्किक, दूरदर्शी और जल्दबाजी से युक्त बहुत सारे निर्णय किए। वह वस्तु स्थिति को समझने में नाकाम रहा। क्या था? वह वस्तु स्थिति को समझने में नाकाम रहा और अपनी हठधर्मिता के कारण, हठधर्मिता के कारण उपनिवेशों को इंग्लैंड का उग्र विरोधी बना दिया। उपनिवेशों वासियों को क्या किया? इंग्लैंड का उग्र विरोधी बना दिया, क्योंकि शुरुआत में वो स्वतंत्रता की डिमांड नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे जॉर्ज तृतीय थे, इन्होंने उठपटांग हरकतें करनी शुरू की। फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसी तुम्हारी, हम तो भैया आज़ादी लेके रहेंगे। यदि वह विवेकशीलता से काम लेता, यदि दिमाग से काम लेता, तो संभव यह था कि कुछ समय के लिए क्रांति को टाला जा सकता था और 13 के 13 उपनिवेश किसके रह जाते? इंग्लैंड के हो सकते थे।
फिर आता ब्रिटिश संसद की नीतियाँ। क्या ब्रिटिश संसद की नीतियों की बात करें तो ग्रीनविले था, रोकिंगम, टाउनशेंड, लॉर्ड नॉर्थ, ये सारी सरकारों ने उपनिवेशवासियों के विचारों को समझा नहीं और उनके ऊपर एक के बाद एक कानून पारित किए और उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की और इन प्रयासों से राष्ट्रवादी भावनाएं भड़की और भी ज़्यादा उग्र हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि विश्व के इतिहास में अमेरिकी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा और इसका क्या महत्व निकलता है, उसके बारे में बात करें तो अमेरिका पर इसके प्रभाव की बात करें। अमेरिका पर इसके प्रभाव की बात करें तो पहला प्रभाव आता है अमेरिका पर कि विश्व के मानचित्र पर अमेरिका नामक एक नया देश उभर के आता है जो बाद में धीरे धीरे शक्तिशाली होते हुए विश्व शक्ति बन जाता है। और आज विश्व की आधिकारिक वैश्विक नीतियां अमेरिका के द्वारा ही निर्धारित होती है कि जैसे हमारे नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, तो वह WHO से बाहर चले जाते हैं भैया, क्यों पेरिस एग्रीमेंट से बाहर चले जाते हैं कि भैया पैसे लगते हैं, क्या पैसे लगते हैं, तो उनके पास पैसे की कमी आ रही है। धीरे धीरे जो महाशक्ति वाला देश है वह है क्या WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ सबसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि पेरिस एग्रीमेंट से बाहर चला गया। तो उसके लिए बात की जाती है कि धीरे धीरे वैश्विक नीतियों को निर्धारित करने वाला देश बन जाता है। फिर पहला लिखित संविधान की बात करें तो विश्व का पहला लिखित संविधान हमारा 1787 में लिखा गया, इस 1789 में लागू किया गया। ये हमारे अमेरिका का ही संविधान था। और अमेरिका के संविधान की क्या खासियत थी, इसमें संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत को लागू किया गया, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। मूल अधिकार संविधान में मूल रूप से नीति, मतलब जो अमेरिका का ये पहला संविधान लिखा गया था, तो लिखा गया था, लागू किया गया था, उस समय उसमें मूल अधिकार नहीं दिए गए थे। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार जोड़े गए थे। शुरुआत में मूल अधिकार नहीं थे, ये मूल अधिकार बाद में जोड़े गए। पहली बार किसी देश को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई देश क्या है, पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष घोषित हुआ है। पहली बार नए राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक रूप से लागू किए गए। जो किताबों के अंदर राजनीतिक सिद्धांत थे, जैसे हमारे मोंटेस्क्यू के थे, वोल्टेयर के थे, तो ऐसे करके जिनके राजनीतिक सिद्धांत थे जो केवल किताबों में थे, उन सिद्धांतों को वास्तविकता में लागू किया गया। इससे जो हमारी निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था है इसको ठेस पहुंचती है और राजत्व के जो दैवीय सिद्धांत है इसकी महत्ता लगभग समाप्त हो जाती है कि भैया कि किसी भी देश को चलाने के लिए राजा की जरूरत पड़ती है। कि अमेरिका ने कहा कि हमें किसी राजा की जरूरत नहीं है, तो फिर सारी दुनिया समझ गई कि राजा की कोई आवश्यकता नहीं है देश चलाने के लिए, देश को खड़ा करने के लिए। फिर आता है इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है इस क्रांति का। क्रांति हो गई, अमेरिका जीत जाता है, देश बन जाता है, तो इंग्लैंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव में देखें तो इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को भारी आघात लगता है। वो अपने ही एक उपनिवेश से हार जाएं, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा उपनिवेश भौगोलिक और आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से उसके हाथ से निकल जाता है। इससे इंग्लैंड में एक अवधारणा का विकास हो जाता है, और वो क्या होता है कि भैया इंग्लैंड एक देश को पे शासन करती है, उपनिवेश बनाती है, और उपनिवेश क्या एक फल के समान होते हैं जो पकने पर पेड़ से अलग हो जाते हैं। मतलब उसमें समझदारी आती है और अपने पिता से अलग हो जाते हैं, ये मान लीजिए। तो इस तरह की बात कहने लगी, लेकिन वही है, ये तो बात ढाबने वाली बात है। इंग्लैंड की बस की नहीं थी कि अमेरिका को रोक पाए। इसके बाद इंग्लैंड ने उपनिवेशों के प्रति अपनी जो नीति थी उसमें भारी बदलाव किया। इसके तहत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सबको आधिकारिक आंतरिक स्वायत्तता दी गई। क्यों? क्योंकि बाद में ये भी डिमांड कर रहे थे, तो इनको कहा कि भैया तुम तो भैया लड़ाई मत करना, तुमको तो जो चाहिए वैसे ही दे देंगे। तो अमेरिका ने कहा मनी कि हम मांग रहे थे जब तो दिए नहीं, और इनको दे रहे हैं। इनके साथ क्या पारंपरिक जो सहयोग है उसकी नीति अपनाई गई। क्या पारंपरिक सहयोग की नीति अपनाई गई इनके प्रति। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, न्यूजीलैंड था, इनके प्रति सहयोग की नीति अपनाई गई। लेकिन इस मामले में इंग्लैंड ने दोहरे चरित्र का परिचय दिया, अर्थात इन देशों के साथ उन्होंने सहयोग की नीति अपनाई, लेकिन भारत और अन्य एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेश थे इनके साथ ऐसी नीति नहीं अपनाई, बल्कि भारत का तो उन्होंने ऐसा शोषण किया कि जहाँ देख के मान ही नहीं सकते। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। क्यों? क्योंकि वो हीरो बनना चाहता था, और लेकिन वो क्या बन जाता, जीरो बन जाता, तो उसे अयोग्य करार दे दिया जाता है, उसकी शक्तियों में कटौती कर दी जाती है। इंग्लैंड में संसद की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार से इंग्लैंड में लोकतंत्र का विकास होता है। तो पहले राजतंत्र बहुत हावी था, लेकिन इसके बाद क्या है कि इंग्लैंड में भी क्या है कि राजतंत्र खत्म हो जाता है। राजतंत्र तो चलता रहता है, लेकिन
जो लोकतंत्र है इसका विकास हो जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता ने आयरिश लोगों को भी प्रेरित किया। क्या किया? अमेरिका की स्वतंत्रता ने आयरिश लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भी प्रतिनिधित्व नहीं तो करने के नारे को अपनाया और 1782 में आयरिश संसद को मान्यता दे दी गई। 1783 में कैथोलिक आयरिशों को मताधिकार दिया गया और 1800 में उन्हें वेस्टमिंस्टर का एक हिस्सा घोषित किया गया। इस तरह आयरिश लोग थे, उनको भी स्वतंत्रता मिल जाती है। अब हम बात करेंगे जो हमारे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, इसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का फ्रांस की राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि इस आंदोलन की वजह से 7 वर्षीय युद्ध में खोई हुई जो फ्रांस की वो वापस मिल जाती। क्यों? क्योंकि 7 वर्षीय युद्ध में फ्रांस हार जाता है, लेकिन इस युद्ध में क्या है, इंग्लैंड हार जाता है, तो उसको लगता है कि चलो हमने बदला ले लिया। लेकिन ये बहुत भारी पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्रांस की वित्तीय स्थिति और भी कमज़ोर हो जाती है। उन्हें कहा गया कि तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए था जब युद्ध तुम्हारा था ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने बीच में देखा था कि जो अमेरिका है इसकी सहायता करने के लिए स्पेन, पोलैंड और फ्रांस तीनों आ जाते हैं। तो जनता ने भी ये कहा कि जब तुम्हारा युद्ध नहीं था तो तुम्हें उसमें जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे तो है ही नहीं। और इससे और अधिक कमज़ोर हो गई और इस आर्थिक दुर्दशा ने फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी। इसने फ्रांसीसी क्रांति का आधार तय कर दिया कि इन्होंने तय किया कि वह अमेरिका में क्रांति हो गई तो फ्रांस में भी क्रांति के लिए तैयार रहो, तो फ्रांस में भी कभी भी क्रांति हो सकती। जिन फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन्होंने वापस आकर क्रांति के जो आदर्श थे और लोकतांत्रिक मूल्य थे इनका फ्रांस में प्रसार किया। कि हम देखो अमेरिका गए थे, युद्ध लड़ा, फिर उन्होंने सबने पूछा कि भैया अमेरिका में ऐसा क्या था जिसके लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो भैया हम वहाँ पे जो लोकतांत्रिक मूल्य थे उनके लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम वहाँ क्यों लड़ रहे थे, हमारे देश के अंदर आके लड़ो ना। ये बात तो सही है यार, अमेरिका के लिए लड़ रहे थे तो अब हम फ्रांस के लिए लड़ेंगे। तो इससे फ्रांस में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। इससे भी फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब बात करते हैं पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, शेष विश्व पर प्रभाव। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने तीसरी दुनिया के जो देश थे, जो कि यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे, उन्हें प्रेरित किया। उनके समक्ष एक नया उदाहरण पेश किया। रामक्ष नहीं है, समक्ष है ये बीच की लाइन। समक्ष एक नया उदाहरण पेश किया कि यदि उपनिवेशवासी चाहे तो मात्र देश को पराजित भी कर सकते हैं। अतः उपनिवेशों के स्वतंत्रता सेनानी अमेरिकी क्रांति से हमेशा प्रेरणा लेते रहे। एक विचारधारा के रूप में देखें तो एक विचारधारा के रूप में वाणिज्यवाद का पतन होता है। क्यों? क्योंकि 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब लिखी। किसने? एडम स्मिथ ने किताब लिखी। कई बार परीक्षा में पूछी गई ये वाली किताब, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। कब? 1776। तो वाणिज्यवादी जो विचारधारा है उसके स्थान पर मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और यही नहीं, इंग्लैंड ने यह महसूस किया कि उपनिवेशों के साथ बाद में व्यापार की स्थिति अधिक लाभप्रद रहती है। उनको उपनिवेश बनाने की बजाय उनसे क्या है, व्यापार को बढ़ाया जाना रहे, तो इंग्लैंड को इससे ज़्यादा फायदा रहता है। व्यापार वाणिज्य के अधिकाधिक नियंत्रण करने की बजाय उससे मुक्त रहने पर ज़्यादा फायदा होता है। तो इस तरह से अमेरिका क्रांति का सभी जगह पर, सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने अमेरिका क्रांति के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। इसका प्रभाव देखे, कारण देखे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की पहली क्रांति है और इससे हमारे क्या है, पहले लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।